हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में हो रही आउटसोर्स भर्तियों के बारे में बात करेंगे और उनके पीछे का जो काला सच है हम उसके बारे में बात करेंगे। इस सीरीज़ में एक वीडियो पहले ऑलरेडी आ चुकी है, तो उस वीडियो में हमने जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी हम उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो। तो इस सीरीज़ में ये सेकेंड वीडियो होने वाली है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आप आउटसोर्स भर्तियां बोलिए या मित्रों की भर्तियां बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि आपने हिमाचल में पहली बार वन मित्र देखे, रोगी मित्र आने वाले हैं, पशु मित्र हो गया, उसके बाद बिजली मित्र, फ्यूचर में आपको और भी मित्र देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एनएचएम की आउटसोर्स भर्तियां हुई, अभी आपको पता है कि एनटीटी की आउटसोर्स भर्ती जारी है। तो आउटसोर्स भर्ती में एक चीज़ ऐसा नहीं है कि सभी मतलब अप्रोच वालों को ही, वोकेशनल ट्रेनर्स की हम बात करेंगे कि वहाँ पे बैकडोर एंट्री सबको मिली है। कुछ लोगों को और को भी जॉब मिली है जिन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन मेरा मेन प्रश्न ये रहता है कि अगर आपको इस तरह से रिक्रूटमेंट करनी है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है, तो उस हिसाब से तो आपको हिमाचल प्रदेश में जो भी एचपीटीयू हो गया, एचपीयू हो गया, जो भी एसपीयू हो गया, जो भी कॉलेज वगैरह हैं जहाँ पे अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग हो गया, डिग्री हो गया, तो आपको वो बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आरएनपी रूल्स के तहत भर्तियां नहीं कर पाते हो तो उन कोर्सेज को चलाने का कोई मतलब प्रदेश में नहीं बनता है। और एक मेन चीज़ और के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी डिप्लोमा भी हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर में जॉब का कोई अता पता नहीं है। तो सरकार अगर उन कोर्सेज में आगे फ्यूचर में जॉब नहीं दे सकती है तो उनको रन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग बात करते हैं पॉलिसी के लिए कि एनएचएम हो गया, चाहे आउटसोर्स भर्ती पॉलिसी हो गया। इस वीडियो में हम मेन फोकस अपना आउटसोर्स पॉलिसी के ऊपर रखेंगे। तो एक मेन चीज़ ये है कि आउटसोर्स पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब आप इसको ना के बराबर सोच लो जो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और क्या है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की संख्या जो है वो 50,000 के पार हो जाएगी। अभी जो है वो 30,000 के आसपास हैं, 50,000 ये क्रॉस कर जाएगी। और इस तरह से अगर भर्तियां आने वाले 2 सालों में तो 1 लाख तक भी ये पहुंच सकती है। और हाई कोर्ट का कहना है कि आप मतलब एक ही डिपार्टमेंट में, किसी बोर्ड में, किसी कॉरपोरेशन में सेम पोस्ट पे अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉयज़ नहीं ले सकते हो। लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार किया गया और हिमाचल प्रदेश में सेम पोस्ट पे आउटसोर्स भर्तियां करी गई, जहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि अर्बन डेवलपमेंट में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, काउंसिल होती है, नगर पंचायत होती है, वहाँ पे जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट होती है। तो इस टाइम पे रेगुलर जूनियर इंजीनियर से ज़्यादा वहाँ पे आउटसोर्स जूनियर इंजीनियर हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, मैंने डॉक्यूमेंट के साथ भी आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो मैंने सबसे पहले तो बता दिया कि अगर इस तरह से सरकार रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो सबसे पहले तो कॉलेजेस को बंद करें। जब आप नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि क्या होता है कि कोई कोर्स करता है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, उसके बाद एक पोस्ट होती है। उसमें क्या होता है कि कई बार कोई डिप्लोमा का भी अप्लाई कर सकता है, कोई डिग्री का भी अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ पे आपकी नॉलेज जज होती है, जहाँ पे एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर डिप्लोमा वाले के पास ज़्यादा नॉलेज है, उसने अपनी तैयारी अच्छे से करी, तो वो डिग्री वाले को बीट कर सकता है। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल हेल्थ वर्कर में हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे जिन्होंने फीमेल हेल्थ वर्कर की 1.5 साल की ट्रेनिंग करके रखी होती है वो भी अप्लाई कर सकती हैं, 3 साल की जिन्होंने जीएनएम करी है वो भी अप्लाई कर सकती हैं, जिन्होंने 4 साल की बीएससी नर्सिंग करी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन यहाँ पे आ जाता है कि किसके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। सेम केस आपको जेई के लिए देखने को मिलता है, जहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार किया गया। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अभी एक स्टूडेंट ने जो है वो रिसेंटली कांटेक्ट किया मेरे साथ, और उसका कहना था वो किसी काम से सेक्रेटरीट गया था और वहाँ पे जो चीज़ उसने देखी कि हम यहाँ पे क्या होता है कि आउटसोर्स नौकरियों के जो रिक्रूटमेंट नोटिस होते हैं, जो उसमें प्रोसीजर होता है, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बैकडोर एंट्रियाँ हैं और ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किसको जॉब देनी है, किस तरह से चीज़ें होनी है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि कोई मेरी वीडियो देखता है तो वो प्रश्न कर सकता है कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो।
तो ये अगर उनको इन चीज़ों का नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और मेन चीज़ है उन वीडियोस को आप छोड़ देना, आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन देख लेना कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, मान लो 2-4 कमेंट तो फेक हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें भी पता होता है, लेकिन उस हिसाब से कौन सी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है उस हिसाब से चीज़ें शेयर करी जाती हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस चला है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केस होने के बाद भी अब सरकार देखिए, आप समझिए कि रेगुलर भर्ती पे जब किसी पोस्ट पे केस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीबीटी हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, वहाँ पे जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो सरकार कहती है कि कोर्ट केस चला हुआ है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है। और यहाँ पे देखिए आउटसोर्स भर्ती पे कोर्ट केस है, तो आउटसोर्स भर्तियाँ कैसे हो रही हैं? आप रोकते हो आउटसोर्स भर्तियों को भी, आप रेगुलर भर्तियों के लिए आप बहाने ढूंढते हो। जियो लाइब्रेरी भर्ती को आपने कैसे रोका? वहाँ पे लिमिट लगा दी, अब दोबारा से आपने 100 पोस्टें अप्रूव करी, आप कब निकालोगे, क्या होगा उसका कोई अता पता नहीं है। एनटीटी भर्ती आउटसोर्स आपने कर दी, अब आपने आउटसोर्स करी तो वहाँ पे किस तरह की चीज़ें देखी आपने, किन कंपनीज को रिक्रूटमेंट दी। एक तो मैं मेन चीज़ कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में एचपीएससी ने जो भी ये प्राइवेट कंपनीज हायर करी हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो मैन पावर प्रोवाइड करवाती हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाइए कि ये कंपनीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल क्यों नहीं उठाती हैं। अगर इनको हायर किया हुआ है, इनके साथ कोई एग्रीमेंट हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, हेल्थ सेक्टर में अगर ये मैन पावर प्रोवाइड करवा के दे रही हैं तो इनका कोई मतलब लेना देना नहीं है कि ये कुछ चीज़ों को इनसे कुछ पूछना हो। कभी फ़ोन नहीं उठाते, इनकी क्या जिम्मेवारी है? आप इस तरह से हेल्थ सेक्टर में आप यहाँ से रिक्रूटमेंट से कोई नर्सिस लगा रहे हैं, कोई फार्मासिस्ट लगा रहे हैं, कोई आप एमओ लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोगों का हेल्थ सेक्टर से भी विश्वास उठ जाएगा। अब कल को बातें चली हुई हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जूनियर इंजीनियर हो गया, वर्क इंस्पेक्टर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, उन चीज़ों को भी सरकार जो है वो अब आउटसोर्स करने वाली है। तो फ्यूचर में क्या फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कहीं पे कुछ चीज़ें बन रही हैं वो 10 दिनों के बाद गिर जाती हैं, कोई हॉस्पिटल में कोई आउटसोर्स नर्स से कोई गलती हो जाती है, तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत तो रिक्रूटमेंट नहीं करी है। मैं मान सकता हूं कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रैक्टिकल वर्क आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने मतलब तैयारी की होती है उसका मेंटल लेवल अलग होता है। आपने ऐसे लोगों को इस सिस्टम में घुसा दिया है जिनका मेंटल लेवल अप टू द मार्क नहीं था और उनको भी टाइम लगना था। मैं ये नहीं कहता कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है, जब पेट पे बात आती है तो इंसान बहुत कुछ करता है। और इस तरह से मैं ये नहीं कहता कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मेन चीज़ है कि क्या होता है कि एक मेंटल लेवल होता है, उसको इंक्रीज़ होने में टाइम भी लगता है। अब कुछ लोगों को अभी कुछ फ्रेशर नर्स से निकली होंगी, आपने उनको आउटसोर्स लगा दिया, अब उनके लिए तो ये ईजी सिस्टम हो गया, वो उनका कहना होगा हमें तो डायरेक्ट जॉब मिल गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी पहले की नर्सेज थी जो तैयारी कर रही थी, जो बैच वाइज वैकेंसी का वेट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, उनको तो आपने साइड वाइज कर दिया। अब वो क्या उम्मीद रखें? वो एक मतलब यहाँ पे जो फ्रेशर है उनके लिए तो अच्छा है, उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा जब तक है तब तक ठीक है, आगे और ऑप्शन देखेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपके पास नौकरी नहीं होती है तब आप नौकरी के बारे में सोचते हो, लेकिन जब आप उस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, एनएचएम कहीं पे भी जाओगे और आप देखोगे कि आपके साथ जो रेगुलर पोस्ट पे लगे हुए हैं, जब वो रिटायर होंगे या पर ईयर उनकी जब सैलरी बढ़ेगी और आपका वही सेम आपकी सैलरी रहेगी, तो आप ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पे सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम पे उस भर्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई होती या मैंने कुछ और कर लिया होता। ये चीज़ें सबके दिमाग में आती है। मैंने कुछ ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे 34 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट होती है और 1 रुपया नहीं मिलता है। मतलब आप सोचो, सेम काम कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहा है, चाहे वो अच्छे से भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो जब रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको बाकी बेनिफिट मिलेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस आपको करनी होगी और ये कहीं ना कहीं बैकडोर भर्तियां हैं और इनको आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो। और आउटसोर्स जब भी होगा तो ये चीज़ें यही होंगी। और जो अभी भी सोच के चले हुए हैं कि लगातार आउटसोर्स कर्मी बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में पॉलिसी हो सकती है, जो पॉलिसी बननी होती तो बाकी स्टेट में भी बन जाती, सेंटर में भी बन जाती,
आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखने को मिले हैं, ग्लोबल लेवल पे भी आउटसोर्स मैन पावर ली जा रही है अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से। और वो सेम कॉन्सेप्ट है, आप मान के चलो कि कोई ग्लोबल कंपनी है, कोई इंटरनेशनल कंपनी है, वो उस टाइम पे किसी भी कंट्री में जब उसकी ब्रांचेज होती हैं कहाँ वहाँ पे वो काम करती है, तो वो कुछ स्टाफ को रेगुलर रखती है। मतलब रेगुलर आप ऐसा समझ लो कि जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट के तहत होता है। बाकी वो आउटसोर्स मैन पावर लेती है, क्योंकि कंपनी भी बचना चाहती है कि उसको कल को कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं तो उसको फाइनेंशियली बेनिफिट ना देने पड़े। वहाँ पे भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह आउटसोर्स मैन पावर मैनेज होते हैं, वैसे ही कंपनी अपने आप पे बर्डन नहीं लेना चाहती है। लेकिन सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं आपको रेगुलर भर्तियां भी तो करनी होगी। एक महीने में 1500 से 2000 अगर एम्प्लॉयज़ रिटायर होते रहेंगे, ऑफिसर रिटायर होते रहेंगे, तो उनको आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को मैनेज कौन करेगा? क्या आप कंपनीज़ के हाथ में सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन देना चाहते हो कि यही आपकी ये चीज़ें करेंगे? तो आप ऐसा करिए कि पीएससी शिमला हो गया, राज्य चयन आयोग हमीरपुर हो गया, उनको बंद कर दीजिए। काय को आप वहाँ पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं, आप पोस्टें एडवर्टाइज करवा रहे हैं, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। आई होप आज जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रखे उनसे आप रिलेट कर पाओगे। और अगर आपका कोई और पर्सनल ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।